बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। We've never really... एक तो हमारे बरादर मुल्क है, हमारा नेबर है। और वो आम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लेकिन जो 200 जहाज इन्होंने भेजे और ये अपने कभी दरमियानी तैयारी ही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। जब अमेरिका के किरदार को इस तरह देखते हैं, फिर बकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गई, और उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को फौरी तौर पे ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब इसराइल और ईरान का जो मामला है, अब ये सिर्फ इसराइल और ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वाकई में अमेरिका के सर के ऊपर नारियल फोड़ देगा भारत, और आराम से सी पैक जो है उसको साइड पे करके अपनी चाबहार पोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आराम से वो रूट इस्तेमाल होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई दूसरे देश जो है वो भी उस रूट को इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको क्या इजराइल से पाकिस्तान के लिए भी खतरा लगता है? खतरा तो जरूर रहेगा। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, और एक आपके आला क़यादत सारी A to Z मिट गई है। मतलब 6 अब आपके आर्मी चीफ, उनके नीचे जो कमांड है वो गए, प्रेसिडेंट गए, साइंटिस्ट गए, पीछे मुझे बताएं क्या रह गया। पुतिन किसका सपोर्ट लेगा भाई? पुतिन सपोर्ट लेगा फिर इन 3 देशों का, इन 3 देशों का सपोर्ट लेगा। और ये जो 3 देश हैं ये ब्रिक्स के हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। इजराइल ने अच्छा खासा कह लें कि अटैक किया ईरान के ऊपर, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कह लें कि उनके नुक्स का मवाद या सामान पड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान सबसे बड़ा दोगला कंट्री है। उसका रीज़न यही है कि इस्लामिक उम्मा के नाम पर वो हर कई जगह पर अपना नाम जो है वो सबसे आगे करने की ट्राई करता है। मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूँ ये दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में होता ये है कि जब उसको उसका इंटरेस्ट दिखने लगता है ना, तब वो हर किसी को साइडलाइन कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात हो रही ईरान के साथ आए दिन वो सौदेबाजी करता रहता है। अगर मान लीजिए अमेरिका नाराज़ है तो बोलेगा कि नहीं भाई, ईरान हमारा भाई है, ईरान हमारा दोस्त है, मुस्लिम उम्मा है, ब्रदराना कंट्री है, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बात कहेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका कुछ इंटरेस्ट दिखाएगा, और ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो अभी ईरान के खिलाफ चल रहा है, तो इस सिचुएशन में अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा एंटी इजराइल चला जाता है। जैसे पिछले दिनों जो B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्ब गिराए थे, तो उसमें कहाँ की ज़मीन यूज़ हुई थी, या फिर कहे कि वहाँ कहाँ की जो एयर स्पेस यूज़ हुई थी? ऑब्वियसली पाकिस्तान की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। खबर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से आई है, और वो बहुत अहम खबर है। और वो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इतनी अहम स्टेटमेंट आज इतवार की शाम को जारी की है अपने ज़राए के हवाले से, और इसकी वजूहत क्या है इस पर हम बात करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस पे हम तजिया करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक एटमी जंग हो जाए, और इसका ख़तरा कितना हकीकी है और कितना ये फेक है। तो ये बात सारी शुरू हुई है एक ईरानियन अकाउंट है ट्विटर पे, जिसने सबसे पहले ये खबर दी है, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हैज़ इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट देयर न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान विल बी मेट विद अ न्यूक्लियर रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इसराइल, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक अकाउंट है, पता नहीं फेक है या असल है, वहाँ से ये खबर शुरू हुई और उसके बाद वहाँ से इसराइली मीडिया ने उठाई और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दी है डेविड डीप ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट टू द यूएस, इफ देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान वी विल आल्सो लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इसराइल। उन्होंने फिर उसको कोट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है, उनके नाम में याहू है। तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात ये है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इजराइल के ऊपर डालकर हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ कड़ियाँ, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि आपको जियोपॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे, बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गए। अब आप जो कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, वो कहाँ गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहाँ पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बॉम्ब हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ओपन डेक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज़ किया था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी उसमें लिख गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पर बात की, तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है, ये क्या है? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बेल्जियम में, ब्रसल्स में हैं, और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे, और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया, तो इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? So this is not India Pakistan, this is India Terroristan. So पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नजर पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है, और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप भी झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊँ, वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊँ, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा, भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपये तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपये तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है
तो किसी चाइनीज से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। उनके पीएम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एवं घूमने नहीं जाते, वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई मतलब बड़ा डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो भी ऐसे नहीं आते, वो भी बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ करके जाते हैं, वो एवं घूमने के लिए नहीं जाते। ईरान इजराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना, हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मईशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मनसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। आसमान से मनसलवा मंगवा करके उनका पेट भरो जो अरब में जाकर के भीख मांग रहे हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना, ये बहुत ही मानी खेज बात है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में कोई रेयर इन्फॉर्मेशन होगी जो गवर्नमेंट के पास होगी या फिर गवर्नमेंट ने जानबूझकर छिपाई होगी जनता से। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा। पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्टली डील कर ली होगी उस चीज़ की, और ख़ास करके US से। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि 2 अड्डे दिए जाने की बात चल रही है। अब देखिए, हम सबको पता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तब वही था कि उससे कुछ अमेरिका ने कुछ अड्डे मांगे थे, हवाई अड्डे, क्योंकि उसको अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करना था। अब उस चीज़ को लेकर बवाल हो गया, लेकिन कई सारी डील जो है वो बिना सामने आई हो ही जाती है। जैसे इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें जो हमने एक एयरबेस को तोड़ दिया, उसके बाद अचानक से ट्रंप आ गए और सालसी कराने की ट्राई करने लगे, या फिर कहे कि दोनों तरफ से युद्ध शांत कराने की ट्राई करने लगे। वो इसीलिए था क्योंकि वो शायद कहा जा रहा है नूर खान एयरबेस जो है वो कम्प्लीटली अमेरिका के पास है। तो अब देखना होगा कि ईरान आने वाले दिनों में क्या करता है, क्योंकि वही एयरबेस का यूज़ जो है अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए ज़मीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद ज़िम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है
जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, ज़मीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ईरान ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती हैं, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती है नहीं बहन भाई सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज़ को जो इस जंग में कूद रहे हैं। मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम। क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो या फिर और कंट्रीज़ हो। इजराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है, इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसको शुरू करें फरवरी 1974 से, जिस वक्त वो OIC यानी जो एक इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो दूसरा सरबराही इजलास था वो लाहौर में हुआ। अच्छा, उस वक्त सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे फैसल बिन अब्दुल अजीज़ सऊद, वो भी मौजूद थे और उसको लीड करने वाले थे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारे पास वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि माशी इदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सके, हम इस सूरत में माशी ताउन नहीं कर सकेंगे। ये OIC में उन्होंने कहा। साथ में उनका कहना था, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक कतरा देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादुम हुआ पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो उस वक्त के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो कहे, मैंने आपको कोट अनकोट वही बोला। आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा, आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान। उन दोनों चीजों में क्या है? नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेफाक हो गया, ये बात उन्होंने क्लेम किया है। पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनासा मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह ही काम करते हैं, जैसे सर्कस में देखे ना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही नहीं। सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। बंदा कोई भी हो और वो कैसा भी हो, और वो बंदा अगर कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, क्या रिस्पेक्ट रह गई है? पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह की, तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं। भारत कोई चीज रखता है, भारत कोई पीस समिट रखता है, भारत के अंदर इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो हम उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। डोनाल्ड ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फौरन चला गया टीम के साथ, और उसने कहा, जो भांडा फोड़ा, उसने कहा ईरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। तो हमारी तो पहचान मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी चाहें, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। पाकिस्तान अगर इस वक्त ईरान अमेरिका का साथ देता है वॉर एंड टेरर टाइप, ठीक है, आपको चाइना को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। लेकिन जिस वजह से ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन खाना मैं कहूँगा, पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। दोस्त या दुश्मन, हमेशा पीठ में छुरा क्यों घोंपा। ये खुद डिसाइड करने गए हैं कि अमेरिका के कैंप में जाना है या चीन के कैंप में। अभी तो चीन इस सारी मामलात को देख रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि पाकिस्तान जो कहता रहता है ना कि भाई इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा, उसका दोगलापन ये है कि आपको सबके सामने देखने को मिलेगा। अब देखिए, सऊदी और ईरान को भी एक दूसरे के साथ नहीं पड़ती है, शिया सुन्नी वाला मैटर है। उसके अलावा अगर आप देखो तो यूएई और ईरान को भी नहीं पड़ती है, शिया सुन्नी वाला मैटर है। पाकिस्तान और ईरान कभी कभी दिखा देते हैं कि भाई हाँ हम एक दूसरे, क्योंकि पड़ोसी है ना, हम एक दूसरे के दोस्त हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन दोनों के बीच में भी नहीं पड़ती है। जब कभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़ी है, तब अमेरिका ने अपनी ज़मीनी या फिर एयर स्पेस जो है वो दी है अमेरिका को, और इसराइल की भी इनडायरेक्टली मदद की। वो जो कहता रहता है ना कि भाई यहूद हमारे दुश्मन है, यहूदी, उसकी भी इंडायरेक्ट, क्योंकि अगर आप अमेरिका की मदद कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप इसराइल की भी मदद कर रहे हो। तो जब पाकिस्तान को बेनिफिट दिखता है तब वो सीधा खड़ा हो जाता है अमेरिका के पक्ष में, और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनका जो अमेरिका का दौरा है, इसको अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन। सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, और अगर ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जी जॉर्डन ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी हैं। और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर, और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इजराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू किए हुए, वरना तो अगर पाकिस्तानियों का बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ना कोई न्यूज़पेपर छपे और ना ही कोई मैगजीन या कोई बुक जो है वो प्रिंट की जाए। लेकिन क्या करें कि जब तक पकौड़ों में से ऑयल निकालना हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर तो चाहिए ही होता है, और इसी तरह से पराठों के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए
हिंदुस्तान के लोगों का मानना ये है कि सिर्फ इन 2 रीजंस की वजह से पाकिस्तान में अभी तक न्यूज़पेपर जो है उसका रिवाज चल रहा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। अब जाहिर है आपके अपने लैपटॉप पे या आप अपने किसी और गैजेट के ऊपर तो पराठा रख नहीं सकते, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, हम फिर किसी दिन करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स जो तेहरान में मौजूद थे उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है, और बाकी के भी कुछ स्टूडेंट्स जो रह गए उनको भी हिफाजत के साथ पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान के साथ बॉर्डर तो बंद कर ही दिया है, लेकिन अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जो ऑयल स्मगल होता था भाई लोग करते थे। नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोग करते थे। अब मुझे नहीं पता भाई लोग करते, मुझे तो भाई लोग बेचारे बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन खैर हुआ ये कि जी कहा ये जा रहा है कि जो ऑयल स्मगल होकर आता था बलूचिस्तान के रास्ते और इधर से ईरान से, अब वो नहीं आ पाएगा। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन 14% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल आता है 14% वो ईरान से आता है। तो कई हमारे दोस्त, कई हमारे सीनियर भी और हमारे कई फेवरेट लोग भी जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, वो यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल जो है वो लेता है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया अभी तक हमें दे रहा है और कर्जों पे भी दे रहा है, उधार भी दे रहा है, हर तरह से दे रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका की तरफ से इशारा है कि फिलहाल पाकिस्तान को अपने ऑयल देते रहना है। तो जाहिर है अगर ईरान की तरफ से बंद हो भी जाएगा या नहीं भी आ सकेगा, और खास तौर पे वो स्मगल वाला तो मेरे ख्याल है बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा अभी, तो इसलिए और जो है वो हम सऊदी अरेबिया से काम चला लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल लोग फिक्र ना करें, पाकिस्तान में हरगिज लंबी लंबी लाइन जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं लगने वाली, क्योंकि हम अगर सऊदिया से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं लोग गुजारा तो कर ही लेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, जाहिर है कि ईरान से नहीं आएगा और वो जो स्मगल वाला आता है वो नहीं आएगा, तो यकीनन फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाएगी और थोड़ा बहुत फ्यूल का हो सकता है थोड़ा सा कमी भी हो जाए। लेकिन जो हालात हमारी गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, जिस तरह का बजट आया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मेरा ख्याल है लोग अपनी गाड़ियां कम ही निकालेंगे। लेकिन बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, फ्यूल तो और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसा कहने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा पहले खुद ही कह देती हूँ। मुझे मालूम है कि फ्यूल और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जाहिर है अगर 14% जो ईरान से आता है और स्मगल होकर आता है, तरह तरह से आता है, ठीक है, कभी वैसे भी ले लेते होंगे, लेकिन स्मगल होकर ज्यादातर इसलिए आता है कि ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस हैं, तो जाहिर है अमेरिका ने मना कर रखा है, तो इसलिए सब लोग छुप छुपा के ईरान से ऑयल खरीदते हैं। और उसके बाद हमारे लोग कहते हैं कि जी ईरान से स्मगल हो रहा है, जी बलूचिस्तान में स्मगलिंग चल रही है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हालांकि भाई वो बड़े बड़े टैंकर्स हैं जिसमें वो ऑयल आता है, जैसे मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया कि कोई मुंह में भर के तो ऑयल ला रहा नहीं होता ना, कि मुंह में भर के आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि स्मगलिंग कैसे चल रही है। और जाहिर है बलूचिस्तान जैसी जगह जहां पे जगह जगह पे चेक पोस्ट है, जगह जगह पे आपको मालूम है कभी आईडी कार्ड देखने को कहते हैं, कभी पासपोर्ट देखने को कहते हैं, वहां से बार बार लोगों को उठा के ले जाते हैं, बार बार मिसिंग पर्सन्स का इशू रहता है। लेकिन ऐसी जगह में बलूचिस्तान के हमारे लोग हैरान होते रहते हैं, हमारे सिक्योरिटी के लोग और हमारी गवर्नमेंट के लोग, कि आखिर ये स्मगलिंग चल कैसे रही है। अरे आप ही लोग तो हैं जिनको असल में पता होना चाहिए कि कैसे चल रही है। आप पब्लिक से क्या पूछ रहे हैं? वैसे ये पब्लिक है, ये सब जानती